आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बिल्कुल करना चाहिए। और अब वक्त नहीं है आपके पास विश्राम करने का या रेस्ट करने का, और किसी भी अफवाहों में पड़े बिना पढ़ाई निरंतर उसी प्रगति से करते रहिए जैसे करना चाहिए। परीक्षा कभी भी आयोजित हो सकती है और ये सोचना ही नहीं है कि पेपर कब होगा। कभी तो होगा। अरे कोई 2 साल बाद, 1 साल बाद तो होना नहीं है, महीना 2 महीना आगे पीछे। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है। बहुत दिनों से आपकी लगातार मांग थी कि सर घटना चक्र और लुसेंट कैसे पढ़ें, इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने में। और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि वक्त नहीं मिल पा रहा था, चूँकि बैच भी इस वक्त चला रखा हूँ। आप लोगों को पता है कि अभी नया चैनल है और अकेले ही अभी मैनेज फिलहाल करना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चारों तरफ ध्यान रख पाना। लेकिन ये आप लोगों का मोहब्बत है, विश्वास है, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि आपके लिए कुछ हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और मैं न दिन देखता हूँ न रात देखता हूँ, जब भी मुझे महसूस होता है तुरंत मैं लेके बैठ जाता हूँ। जैसे अभी रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग लाभ उठाएं, मैं यही चाहता हूं। बाकी बैच स्टार्ट किया हूं, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे ज़्यादा। ये हमारे लिए इतनी अपार खुशी का विषय है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि ये विश्वास जीतना सबके बस की बात नहीं है और ना ही इतना जल्दी कोई विश्वास जीतता है। मात्र 1.5 साल के आसपास अभी बनाए हुए चैनल हुआ, और ख़ास करके इस वक्त में जब ऑनलाइन के युग में भी बिल्कुल टक्कर की लड़ाई है, एकदम कंपटीशन भयंकर तरीके से उसी तरह के है जैसे एग्जाम में हमारे होता है। बाकी कोरोना काल में तो बहुत से लोग चैनल बनाए, किताब पे लाइन खींच खींच करके या कुछ भी हंसी मजाक करके, कार्टूनी करके मिलियन में संख्या बटोर लिए। फिलहाल कोई बात नहीं, इतने कम समय में मेरी उपलब्धि बहुत है और मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। आप भी उसी में संतुष्ट रहे। अब बात करते हैं घटना चक्र और लुसेंट प्री के लिए रामबाण है या नहीं। बस आज से ही पढ़ने का तरीका बदलना है, क्योंकि घटना चक्र लुसेंट सबके पास होता है। बस पढ़ क्यों नहीं पाता है आदमी अच्छे से, और उसी से प्रश्नों को क्यों गलत कर देता है। जैसा कि मैं बैच का इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि उसमें मैं डेली 25 क्वेश्चन जीएस का कराता हूं। जो दो दो किताबें मैंने बताया है उन्हीं से कराता हूं, और 50% क्रॉस करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। बहुत ही कम संख्या है जो 15 या 15 प्लस के ऊपर जा रही हो। 25 क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, उसमें 5 करंट अफेयर्स के भी रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ वहीं से मैं प्रश्न बना रहा हूँ, बस कॉपी पेस्ट नहीं करता, प्रश्न चेंज कर देता हूँ। तरीका अच्छा होता है। जिस तरीके का चल रहा है इसमें प्रचलन, प्रश्नों का स्टैंडर्ड बदल दिया है आयोग ने, उसी स्टैंडर्ड से मैं भी कराता हूँ। तो ऐसी स्थिति है। तो आज मैं उसी पर चर्चा करना चाहूँगा, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक इस पर वीडियो बनाएं। तो वो आपके लिए भी, नॉर्मल सबके लिए भी है और पेड बैच के लिए भी है। सभी लोग सुने समझे। और हालांकि मैंने कई बार चर्चा इस पर किया है, फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके काम का हो ये चीज़। दोनों किताबों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, बोर भी नहीं होंगे और स्कोर भी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर स्कोर बढ़ेगा। घटना चक्र जहां आपका जो टारगेट है, मान लो 150 में आपको 100 का टारगेट बनाए हो, 100 करना है। वैसे तो मैंने प्रूफ जो है बहुत ज़्यादा दिया है, विश्वास के ऊपर दिया है कि मेरिट आपका 80 जा रहा है, 85 जा रहा है, 90 जा रहा है, 95 जा रहा है। और मैं प्रश्न का प्रूफ दे रहा हूँ 120, 125, 25 प्रश्नों का 150 में प्रूफ दिया है कि सिर्फ 2 किताबों से, है ना। तो कैसे पढ़ना है वो तरीका आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, और आप भी अपने आप में सुधार करने की कोशिश करिए। यूपी पीसीएस आरओ दोनों का प्रूफ मैंने दिया है इन्हीं किताबों से। पीसीएस 2 प्रूफ दे चुका, 23 का भी दिया हूं। 23 का करंट मिलाकर के 130 प्रश्न के आसपास, और 24 का इतना कठिन पेपर होने के बावजूद भी 111 दे चुका हूं। 14 और ऐड कर लीजिए, इकोनॉमिक्स का नहीं दिया वो भी दे दूंगा, 125 क्वेश्चन हो जाएगा। आरओ का भी मैंने जो है प्रूफ दिया है इसी प्रकार, मेरिट से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का मैंने दिखाने की कोशिश भी किया है। एक बार कई कई बार दिखाया हूँ, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। अब सवाल उठता है कि लुसेंट और घटनाचक्र क्यों पढ़े। कभी कभी आप लोग कमेंट भी निगेटिव देखते होंगे। कोचिंगों के द्वारा भी बहुत से लोग अपना सारा क्रोध घटनाचक्र, पूर्वावलोकन और लुसेंट पर निकालते देखे जाते हैं।
आप भी देखे होंगे, क्योंकि आप लोगों का भी कमेंट आता है सर फलाना यूट्यूबर, फलाना टीचर, फलाना ठिकाना ये बता रहा है, वो बता रहा है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि देखो, आप लोग सिविल सर्विस तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, ऑफिसर हो, भावी अधिकारी हो, किसी का क्यों सुनते हो? किताब मार्केट में नहीं है, जाओ उठाओ लेके आओ, खुद रिसर्च कर लो, खुद मिलाओ। क्यों किसी बैसाखी का सहारा लेते हो जी? बुद्धि नहीं है, अधिकारी बनने आए हो ना, बैसाखी का सहारा लेने की क्या जरूरत है? कौन सा कोचिंग आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं था? इतना कोचिंग था जो आज कुकुरमुत्ते की तरह उगाया है। क्या आईएएस नहीं बनते थे? क्या एसडीएम नहीं बनते थे? क्या आरओ यारो लोग नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे, और आज भी बन सकते हो। जब यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, उठा के देख लेना, टॉप 10 में 4-5 ऐसे टॉपर्स मिलेंगे जो कभी किसी कोचिंग को किए ही नहीं रहते हैं। क्या बात करते हैं? देखिए तो, रिसर्च तो करिए। कुछ मूर्खों का कमेंट देखते होंगे, सोचिए कि वो कौन है? वो वास्तव में सिविल सर्विस तैयारी करने वाले हैं, एक भावी अधिकारी हैं। कहते हैं कि सर आप जो प्रूफ देते हैं घुमा फिरा के देते हैं, घटना चक्र और लुसेंट मत बताइए, स्टूडेंटों का भविष्य बर्बाद मत करिए। अरे भैया, पहले अपना भविष्य बचा लो। स्टूडेंट तो हमारे पास जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब पढ़े लिखे हैं और लगातार मेंस दे रहे हैं। जो नहीं दिए हैं, जो रिकवरी नहीं निकल रहा है, अब निकलेगा, दावा है, चैलेंज है, सीना ठोक करके। बस एक शर्त, मेहनत कर करो मेरे साथ। प्री 4 साल से नहीं निकल रहा है, 8 साल से नहीं निकल रहा है, कोई मायने नहीं रखता, बस साथ साथ मेहनत कर लो। नहीं निकलेगा, जो कहोगे वो हार जाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात, थोड़ा सा बुद्धि वाला इस्तेमाल करिए, मूर्खों को छोड़िए। कहा जाता है कि हाथी चले मस्त चाल, कुत्ता भौंके बार बार, उनकी बात को ध्यान नहीं देखना है। कान में रुई डालो, आपके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, उसका इस्तेमाल करो। मैं खुद फोटो खींच खींच करके दिखाता हूँ, एक करा आप घुमा फिर। अरे बेवकूफ आदमी, कौन थाली में सजा करके तुमको 150 प्रश्न ला के देगा कि लो भैया 150 यही पढ़ के कर लेना? कौन सी ऐसी किताब है हिंदुस्तान की या पूरे वर्ल्ड में जो कंपटीशन के सारे प्रश्नों को थाली की तरह सजा करके एक पेज पे, 2 पेज पे या 10 पेज पे रख देता है कि लो भैया रेडीमेड कपड़ा की तरह जाकर जैसे पहन लेते हो खरीद के, वैसे ही जाकर के करके चले आओ? तो ऐसे ऐसे मूर्खों का कमेंट आता है, कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी सोचते हैं कि चलो मूर्ख होगा। 11 लाख फार्म भरे जाते हैं, 7-8 लाख फार्म भरे जाते हैं, वही लोग तो भीड़ मचाते हैं। कंपटीशन तो वास्तव में 20 से 25 हजार लोगों के बीच में होता है। तो ऐसे लोगों से मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। बस मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करिए, फोटो देखिए, प्रूफ देखिए, किताब लीजिए, खुद उठाइए, खुद सर्च करिए। पीसीएस 2024 हो हल्ला बहुत आया मार्केट में, घटना चक्र फेल, लुसेंट फेल। अरे भैया, घटना चक्र लुसेंट कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता से खुदाई करके तो निकाला नहीं गया है कि उसमें अलग टाइप का चीज़ है, या अंतरिक्ष से ले आया गया है। सारी किताबों का सार है। घटना चक्रावलोकन किसी राइटर का तो है नहीं, वो तो आयोग का ही प्रश्नों का संग्रह है। किसी ने उसे किताब में, पुस्तक में एक जगह एकत्रित कर दिया है, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश किया है। तो सोचो, आयोग का जो सिलेबस है प्री का, उससे संबंधित आयोग ने कितनी बार प्रश्न पूछा है। जैसे जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म ले लो, 1857 का विद्रोह ले लो, या मौर्य काल ले लो, या गुप्त काल ले लो, यार उससे कितनी बार प्रश्न आए हैं। आईएएस भी पूछता है, पीसीएस भी पूछता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इतनी तरीके का घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं कि आयोग कहां से प्रश्न बनाएगा। 1857 से संबंधित 90 या 99% तो बन चुके हैं क्वेश्चन। बस उसी क्वेश्चन में आपको घुमाता है, टहलाता है। मान लेते हैं 1% अलग है यार, 90% तो हो ही गया है। कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और कई तरह के पूछे गए हैं। 10% की बात करें, मान लीजिए 10% नहीं भी पूछे गए हैं, तो क्या 100% कोई स्कोर कर पाएगा? 150 में 150 कर पाएगा? नहीं करना है, बिल्कुल मत परेशान हो। हमें तो 150 में मेरिट में आना है। हमें 100 करना है, 105 करना है, 110 करना है, 115 करना है, ज्यादा से ज्यादा। और इसके ऊपर शायद बिरले ही 0.1% में होते हैं जो जाते होंगे। वीरों से धरती खाली नहीं है, निस्संदेह, सही बात है। लेकिन 115 से 20 निगेटिव मार्किंग में जाने वाले 0.1 में भी शायद नहीं होंगे, या होंगे भी तो उनसे हमारा मतलब नहीं है, आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मेरिट जा रहा है पीसीएस का 80 एवरेज मान लेता हूं, तो आप करो 90 करो, 95 करो,
100 करो, 105 करो भाई, 110 कर लो, ठीक है। और पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है पेपर कैसा है। यही पेपर थोड़ा सरल रहता, तो जैसे 23 का है, पेपर सरल था, 94 मेरिट गई थी। तब यहाँ पे कोशिश करो कि हम 100 के ऊपर रहे, 100 प्लस रहे, 105 प्लस रहे, 110 प्लस रहे, है ना। पेपर की क्वालिटी के ऊपर कठिन है, टफ है, इजी है, उसके हिसाब से प्रश्न भी आपका बढ़ता जाता है। उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, वो आपके सामने इजी आता है तो आपका स्कोर बढ़ जाता है, कठिन आता है तो घट जाता है। लेकिन जैसे मैंने पीसीएस का 24 का उदाहरण दिया, मेरिट जा रहा है भैया 80 के आसपास, अभी तो पता नहीं है, लेकिन मैं 80 मान के चल रहा हूँ। ले जाने वाले मेरिट गिरा के 70 भी कर दे रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी पैसा दे दो, एडमिशन उनके यहाँ ले लो, बाकी भाड़ में जाओ, तुम फ्री हो चाहे न हो, क्या करना है आपके फ्यूचर से उनसे, वो तो व्यापारी है, पैसा कमाना है। लेकिन मैं तो भैया भले ही चला जाए, हो सकता है उनकी बात 1% सत्य भी हो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि 80 के आसपास ही मेरिट रहना चाहिए, +1 2 माइनस प्लस कर लो भाई। मान लो 78 चला गया, 82 चला गया, 81 चला गया। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका पेपर कठिन आया, 80 हो रहा है, तो भैया मैंने प्रूफ कितना दे दिया, ये देख रहे हो। अभी ये मान लो बाकी है, कोई बात नहीं, अगला जो छुट्टी मेरा है थर्सडे को या संडे को, इसमें मैं इकोनॉमिक्स का कर दूंगा। कई बार वादा कर चुका, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, क्या करूँ, समय ही नहीं है। 12 बजे रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी इसको करने के बाद मैं जो है करंट का रिकॉर्डिंग करूँगा, सुबह 7 बजे मुझे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो 125 क्वेश्चन का दे रहा हूँ। मेरिट कितनी जा रही है मेरे भाई, 80 जा रहे। मत करो 125, मार दो गोली। बताना दिखाना अलग है, करना वहाँ अलग है, एग्जामिनेशन हॉल का स्थिति अलग होता है, मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 80 मेरिट जाने लायक पेपर हुआ है, 90 करो, 95 करो, 100 करो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, छोड़ दो 25, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ कर लोगे 90 तो कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि बस 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 बस, लोग बता रहे मेरिट 70 जाएगा, कोई 75 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, मैं तो 90 पार हूँ। 2-4 प्रश्न अगर आयोग से विवादित भी होगा तब भी मेरी नैया डूबने वाली प्री की नहीं है। बस काम खत्म, मुस्कुरा करके मेंस की तैयारी करो। इसी तरह आरओ निरस्त का पेपर दिया, हल्ला मचाया, बहुत हल्ला मचाया। जीएस में 83-84 का 105 प्रश्नों में केवल दिया हूँ, क्योंकि यहाँ करंट और रीजनिंग हटा दिया मैंने। लेकिन करंट में क्यों हटाओगे, उसमें मैगजीन मेरे पास था, नहीं दिया तो 15 तो मैं दे ही दूंगा प्रूफ। 10 रीजनिंग करोगे, जोड़ दो, 105 प्रश्न जीएस का हो गया। हिंदी पूरा बचा है, 57 प्रश्न, केवल एक किताब मेरा अपना खुद का नोट्स है, जिसे मैंने किताब के रूप में छपवा दिया है। बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है, इतना उम्मीद नहीं था, है ना। ये आप लोगों का विश्वास है जिसे मैंने जीता है। अब तक जो है 5-6 हज़ार प्रतियाँ बिक चुकी हैं, और दोबारा छपवाने का मेरे पास टाइम नहीं है, 100-200 किताबें बची, वहाँ से 57 प्रूफ दिया हूँ। अब इस पर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, वो कौन है कमेंट करने वाले, स्टूडेंट हैं या एजेंट हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। क्योंकि भाई स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास निश्चित रूप से बुद्धि है, अब बुद्धि है तो मैंने इन 57 क्वेश्चन का प्रूफ दिया है, पेज संख्या लिख लिख करके दिया है भाई, पेज संख्या लिख करके दिया हूं। एक एक प्रश्नों के आगे मैंने पेज संख्या लिखा है, विकल्प के आगे प्रश्न लिखा है, जाके मिला लो। कोई एक कमेंट कोई किया था, बहुत पहले की बात है, कि आदित्य से 59 फंसा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, 59 नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 फंसा है, लाओ दिखा दो प्रूफ। आदित्य से फंसा है, घटनाचक्र से फंसा है, या किसी की भी किताब से फंसा है, उसको दिखा दो भाई, मुंह से मत बोलो, मुंह तो डब्बा है, डब्बे की तरह जब मन करे तब खोल दो, बिना फिक्र किए कि मुंह जो खोल रहा हूं वो बदबू करेगा या सुगंध देगा, है ना भैया। तो मेरा कहने का मतलब है, बोलने से पहले कुछ भी सोच समझ के बोलो। प्रूफ है तुम्हारे पास तो दावा करो, अगर अच्छा है, आदित्य में है, घटनाचक्र में है, मैं खुले दिल से तारीफ करूंगा। ये घटनाचक्र का बोल रहा हूँ, लुसेंट का बोल रहा हूँ, क्या मेरी रिश्तेदारी है उनसे, क्या मुझे कमीशन मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, मैं तो बात भी नहीं आज तक किया हूँ। लेकिन जिससे काम हो रहा है, अच्छी चीज है तो बता देता हूँ, इससे अच्छी और कोई चीज आएगी उसकी बात कर दूंगा मैं। क्या बात करते हैं। पीसीएस 23 का 150-37 करंट को घटा दिया, चूंकि अभी मैंने जल्दी में दिया था 6-7 महीने पहले, और पेपर हुआ 2 साल पहले, तो भाई करंट कहाँ से ढूंढूं, पुराना मैगजीन तो कबाड़ी वाला ले गया। तो हमने कहा चलो घटाओ, 150 में 113 में भैया 101 प्रश्न का प्रूफ दे दिया। बचा करंट 37, किसी भी सूरत में 30 तो करोगे भैया, 30 करोगे, जोड़ लो, 130 प्रश्न हो गया। मत करो 130, 94 मेरिट गई थी,
तुम करो भैया 100 के आसपास, 105 के आसपास। बेहद सरल पेपर था, आराम से फ्री हो जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 40 लिखा हूँ, कहीं न कहीं का प्रूफ दिया हूँ। ये सब देखो मैंने जो किया है, कहीं न कहीं का प्रूफ दिया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि सर जो शुरुआत का नोट्स होता है उसे पढ़े कि नहीं। मत पढ़ो, मत उलझो। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आपका होता है उसके नीचे व्याख्या होता है ना, उन्हीं चीज़ों का 90%, कभी 95% ये शुरुआत में ही किस स्ट्रेटजी के तहत घटना चक्र वाले देते हैं मुझे नहीं पता है, वही चीज़ें छाप देते हैं। लेकिन कभी कभी किसी टॉपिक में कुछ 10% नई चीज़ें भी नोट्स में रहती हैं। अब बात आएगी कि सर इसको कैसे पहचाने, मैं बताता हूँ। पहले तुम सीधा छोड़ते हुए नोट्स को, हर टॉपिक का सीधा छोड़ते हुए क्रॉस कर जाओ, डाक जाओ, कूद जाओ और आ जाओ प्रश्न कोश पे। यहाँ आ जाओ, यहाँ से पढ़ो भैया। अंग्रेजी भारती फोटो थोड़ा साफ नहीं आया है, भावना को समझने की कोशिश करो। आग लगाने वाली न तो जो है थंबनेल काम आने वाली है और ना ही बहुत जो है सुंदर सुंदर फोटो काम आने वाली है ना। आपके पास किताब है और किताब से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। 1857 विद्रोह बोल रहा हूँ, किताब खोल लीजिए, नहीं हो तो ले लीजिए। बाकी जिसको समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, क्या करूँ, पुराना अभी मोबाइल है तो उसी का ले रहा हूँ, अगले महीने लूँगा आईफोन तो और अच्छा आएगा फोटो। चलो, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? हमने पढ़ा, उत्तर को ढक दिया करो उंगली से जब भी पढ़ा करो, तो आंसर को, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़ते आए हो ना जी। लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, मैंने कभी मना नहीं किया, बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, बहुत भूर भूर प्रशंसा करता हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी लगती है। बात आके यही रुक जाती है कि भाई हमारे पास समय है एनसीईआरटी पढ़ने का, 10-12वीं का इतना किताबें हो जाएगी। लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब, पढ़ने बैठ जाएंगे 1 महीने में खत्म नहीं होगी। पहली बार पढ़ रहे हैं तो पागल हो जाएंगे आप पढ़ते पढ़ते, और पढ़ भी लिए 1 महीना में बहुत मेहनत करके तो 50% दिमाग में रहेगा, 50% उड़ जाएगा। तो उसको भैया 3-3, 4-4, 5-5 बार लोग पढ़ते हैं तब जाके दिमाग में बैठती है बातें, है ना। तो एक ही किताब से जाओ निकाल लो प्री, हो पढ़ो लक्ष्मीकांत। नहीं समय है तो चुपचाप एक करो। इन्हीं से मैंने प्रूफ दिया है, बता दिया, इशारा काफ़ी है। बाकी नहीं समझ में आ रहा है मत समझिए, कोई बात नहीं। अंग्रेजी सीना, ये मैंने प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर मैंने पढ़ लिया दिसंबर 1856। आंसर हमने ढक लिया उंगली से ऐसे, चारों विकल्प पढ़ा। अच्छा ये जवाब है, देखा, ओह सही हो गया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मुझे याद था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे हम। फिर हम व्याख्या को पढ़ेंगे, व्याख्या को खूब अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है यहाँ से कुछ इसके बहाने, इस एक प्रश्न के बहाने कुछ नई चीजें हमको मिल जाए। जैसे दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस, लो भैया, किसकी जगह बदल के एनफील्ड राइफल लाया गया था? यही प्रश्न पूछ दे तो पता रहना चाहिए। ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल शामिल किया गया, प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। इसका प्रशिक्षण लो भैया, दमदम, अंबाला, सियालकोट, लीजिए 3 नया शब्द मिल गया। कभी पूछ दिया या पूछा है, इसका प्रशिक्षण जो नया एनफील्ड राइफल था कहाँ होता था, कहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, हमको मिल गया। अब दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ मिला नया, दूसरा प्रश्न यहाँ मिला, हमें पता चला दमदम, अंबाला और सियालकोट में इन नए बंदूकों की जो है प्रशिक्षण दी जाती थी। इस नई राइफल में प्रॉब्लम क्या थी जिससे जो है विद्रोह हुआ? इसमें था कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काट के तोड़ना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की बिना जांच किए खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों के कारण उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रयास है, अंग्रेजों का कुटिल चाल है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का कारण बना। कितना प्रश्न मिल गया जी? 1 मिल गया, 2 मिल गया, रुको कलर बदलते हैं तब मजा आएगा ज्यादा, है ना। 1 प्रश्न नया मिल गया, 2 प्रश्न नया मिल गया, और क्या मिला था? बंगाल सेना में अफवाह फैल गई। कब फैल गई? जनवरी 1857 में। 3-4 प्रश्न हो गया। गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिली हुई थी, चौथा प्रश्न मिल गया, है ना। तो 4-5 प्रश्न, तो 1 प्रश्न पढ़ने के बहाने मिल गया। चलो भैया चलो भैया चलो,
पढ़ते चले आए, पढ़ते चले गए, क्या कारण थी, मंगल पांडे वाली घटना कहाँ हुई, ये सब चीजें पढ़ते चला आया। व्याख्या में मिला 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे था अपने एजुडेंट पर हमला कर हत्या कर दी। अब यहाँ पे डेट नया मिल गया। ये प्रश्न भी कहीं पूछा गया है कि मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया, कब उनको फांसी दी गई। तो इस तरह व्याख्या में पढ़ने से हमको नए नए प्रश्नों की जानकारी होती है। कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, लीजिए भाई। यहाँ प्रश्न क्या था, ये प्रश्न क्या है, 2 बार आ गया। उत्तराखंड ने भी पूछा और यहाँ पे भैया यूपी पीसीएस ने भी पूछ लिया, है ना। 2 जगह, जरूरी थोड़ी ना कि यूपी पूछेगा तो उत्तराखंड नहीं पूछेगा, हर जगह घुमा फिरा के आते हैं, उसी सिलेबस से आते। लो भैया, नए तरह का प्रश्न बन गया। मंगल पांडे के ऊपर मंडे पांडे किस इन्फैक्ट्री के सैनिक थे। भले ही प्रश्न गलत है तो क्या हुआ, व्याख्या में दिया है ना जी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। चलो प्रश्न गलत था, आयोग से मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, अगले परीक्षा में तो आ जाएगा काम। यहां से हमने सही चीजों को पढ़ लिया, हमारा प्रश्न तैयार है ना। शाह ए आलम किसको उपाधि दी गई, बख्त खां को दी गई। अब बख्त खां कौन है यार। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खां एक पख्तून था, ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर कार्यरत था। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति बनाया, किंतु विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व जो है बख्त खान ने लिया। चलो बख्त खान के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे एक नया प्रश्न भी मिल गया हमको लगे हाथ कि भाई बहादुर शाह के पुत्र थे मिर्जा मुगल अथवा जहरुद्दीन, ये मुख्य सेनापति थे। पूछ देगा 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने किसे मुख्य सेनापति नियुक्त किया था, तो हमें पता होगा कि मिर्जा मुगल या मिर्जा जहरुद्दीन बहादुर शाह के पुत्र थे। नया प्रश्न मिल गया। बख्त खां के बारे में बहुत जानकारी मिल गई कि भाई सूबेदार थे, प्रथम अंग्रेज अफगान में भाग लिए थे। तो 2-3 प्रश्नों का हमको लाभ मिल गया है व्याख्या से। ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। बार बार पूछता है मेरठ में कब जो है क्रांति शुरू हुआ, कब वहां से सैनिक दिल्ली पहुंच गए, इन सबको बार बार पूछा गया है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते पढ़ते व्याख्या में पहुंचते चले जाते हैं और नई नई चीजें मिलती रहती हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किसके साथ करना पड़ा, ह्यूरोज, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बार रट गया है। कब हुआ झांसी में विद्रोह, जून 1857, कहीं कहीं डेट भी दिया रहता है। और कब वो पराजित हो गए, लो भैया कभी पूछ दिया कि हीरो जनरल हीरो से लड़ते हुए कब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 18 जून 1858 हमने पढ़ लिया। रानी के ही मित्र पे हीरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये भी प्रश्न नया मिल गया, हमको जानकारी हो गया कौन कहा, हीरोज ने कहा है। और बाकी सब समझ लो। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत कब 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। सोचो 4 से 5 नया क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है, मैक्सिमम आप जानते हैं। ऐसे ही तो नया प्रश्न बनता है, जो नहीं जानते हैं उसको भी जानिए, तभी तो प्रश्न ज्यादा करके आप आओगे भैया। ये सब देखो कहीं कहीं लिखा हो, क्या है पीसीएस से डेट पूछा है, लखनऊ में कब विद्रोह प्रारंभ हुआ, डेट वगैरह पूछता रहता है। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने किया, बेगम हजरत महल के नाम पे पार्क भी है लखनऊ में, है ना। तो इस तरह के चीजों को पढ़ना होगा हमें अच्छे से, तब जाकर के दिमाग में बैठेगी। 1857 में पांडुरंग रामचंद्र पांडुरंग कौन था, इनका असली नाम क्या था, तात्या तोपे था। यहाँ देखिए बाकायदे पूरा विस्तार से दिया हुआ है। कौन था नाना धोदो पंत, कौन था, इन्हें ही नाना साहब कहा जाता था। और दुनिया भर का चीजें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना। जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया, बाबू कुंवर सिंह ने किया। 80 वर्ष के वृद्ध होने के बावजूद अंग्रेजों को हालत खराब कर देते थे। अभी नया ही कोई न्यूज में आया है, कोई ब्रिटिश था होम्स करके क्या है, उसने जो है स्वीकार किया है यदि कुंवर बाबू सिंह वृद्ध न होते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ देना होता। हो सकता है करंट से अपडेट करके आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए।
तो इन सब चीज़ों से अपडेट रहने के लिए, नई नई चीज़ों के लिए आपको जुड़ना होगा। सोशल मीडिया पर जुड़े हो, नाच देख रहे हो, गाना देख रहे हो, कार्टूनी देख रहे हो, नाले में लेट रहा है उसको देख रहे हो, अधनंगे डांस चल रहे हो उसको में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ देख नहीं पा रहे हो, है ना। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, इस तरीके की चीज़ें मैं डालता रहता हूँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इसी नाम से हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन कर जाओ। कल ही डाला हूँ, पूछ दिया किस ब्रिटिश ने स्वीकार किया है कि जो है कुंवर सिंह यदि वृद्ध न होते तो भारत, अंग्रेजों को भारत 1857 में ही छोड़ना पड़ता, तो वो सब चीज़ें जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह का, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझना होगा। कभी पूछ दिया कि जो है भाई कुंवर सिंह के बारे में पूछ दिया, कब तक जो है कहाँ का नेतृत्व किया है। देखिए कितने तरीके का कुंवर सिंह के ऊपर कितने तरीके का प्रश्न आया है, कितने तरीके का प्रश्न आया है, कितनी बार आया है। ऐसा कोई स्टेट पीसीएस नहीं, यूपीएससी नहीं जो प्रश्न इस पर न पूछता हो, हर साल आता है। उसी में नया पुराना चेंज करते रहते हैं। कभी पूछ दिया 1857 में के विद्रोह में केंद्र जगदीशपुर था, बहुत अच्छी बात है, सबको रट गया है, बड़ा अच्छा है। तो भैया जगदीशपुर किस जिले में आता है, पता ही नहीं है, शाहाबाद जिले में है ना। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चले आएंगे। यहाँ क्या लिखा है, जगदीश बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और तात्कालिक शाहाबाद जिले में सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की, है ना। इसमें फोटो साफ नहीं आया है लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कुंवर सिंह, चलो भैया कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो नाम पता चल गया, उनके भाई थे अमर सिंह। इन्होंने संघर्ष को जारी रखा। नया प्रश्न मिल गया, है ना। बिहार के विद्रोह को पटना में किसने नियंत्रित किया, विलियम टेलर, है ना। ये सब नाम है, विसेंट आयर। तो ये सब चीजें, नई नई चीजें आपको मिलती रहती है ना। इतने सारे प्रश्न आए हैं, कहाँ से पूछेगा आयोग, उसी में थोड़ा इधर उधर करके पूछ लेता है, वही हम कह देते हैं नया प्रश्न आया, मैं तो कर नहीं पाया भैया, डर गया, क्या बताऊं, मैंने पढ़ा ही नहीं था। अरे जब ध्यान से पढ़ोगे तब तो, पढ़ोगे ही नहीं ध्यान से भैया तो गलत तो होना ही है, जैसे गलत हुआ है 2024 में। मैंने इन्हीं से तो प्रूफ दिया है ना, इतना सारा प्रूफ दिया, 125 क्वेश्चन, मजाक बात है क्या। इस तरह से चीज़ें हमको पढ़ते चले जाना है। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। सब नाम दिया रहता है, बार बार पढ़ते हैं हम लोग, है ना। बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें तैयार होती हैं और नई नई चीज़ें भी तैयार होती हैं। फैजाबाद में कौन नेतृत्व किया, मौलवी अहमदुल्लाह थे। बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था, है ना। बेगम हजरत महल कौन थी, इन्हीं की जो है बेटी होंगी बेगम जीनत महल, है ना। नहीं अच्छा, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनकी पत्नी का नाम बेगम जीनत महल था। वो बेगम हजरत महल वो तो लखनऊ की है ना, लखनऊ के नवाब थी वाजिद अली शाह। इस प्रकार से हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ते चला गया, बार बार पढ़ते पढ़ते हर चीज़ें तैयार होती चली जाती हैं। अब बात आके रुकती है 1857, चलो पढ़ लिया भैया, ओहो 1857 हमने अच्छे से पढ़ लिया सारी चीज़ों को, है ना, व्याख्या समेत चीज़ों को पढ़ लिया। हर व्याख्या को पढ़ना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, हर जगह नई नई चीज़ें मिलेंगी, है ना। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था, जिसके कारण 1857 विद्रोह में भी समस्या आई, है ना। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको नई नई मिलती रहती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप, हमें लगता है समझ गए होंगे, है ना। कौन कौन जो है लखनऊ में विद्रोह दबाने में रहा, किसकी किसकी मृत्यु हो गई विद्रोह दबाने में लखनऊ में, ये सब प्रश्न भी आया है ना। रेजिडेंसी की लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, ब्रिगेडियर जनरल नील, इन तीनों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल भी हुए थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को तैयार करेंगे, यहीं से नए नए प्रश्न बनते रहते हैं, है ना। और इस तरह से आप पढ़ते चले जाइए, प्रत्येक टॉपिक के साथ यही चीज़ करना है। अब यहाँ पे आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सा लिखी, समझ में आ गया, पढ़ लिया। अब देखो कि 1857 को स्वतंत्र रूप से कब पारित किया। अब आप सोचोगे कि आरसी मजूमदार ने पुस्तक लिखी थी
1857 के विद्रोह पे, तो उसी के आसपास किए होंगे। नहीं जी, वर्ष 1857 में ये प्रकाशित हुआ है। कभी पूछ सकता है कब प्रकाशित हुआ, वर्ष 1957 में हुआ। मजुमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। ये स्टेटमेंट भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से हमें हर चीज करना होगा, और हर चीज जो है जब पढ़ते रहेंगे तो पता चलेगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया, जब अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, तब महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया। कब पहले किसके नियंत्रण में था, कंपनी के नियंत्रण में था, फिर महारानी ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया। इसकी घोषणा इन्होंने किया। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया, 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के माध्यम से, और समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके तहत एक भारत मंत्री, भारत राज्य सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय बनाया गया। ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो कई प्रकार के हमने प्रश्न यहाँ से चुरा लिया पढ़ते पढ़ते, है ना। तो इस प्रकार से पढ़ना होगा भैया, है मेहनत करना होगा, मजाक नहीं है। कंपटीशन इतना आसान नहीं रह गया। अब बात आती है इसको लूसेंट से कैसे अटैच करें। देखो मेरे भाई, 70 नहीं, लगभग हमें लगता है कि 85% के आसपास जो हम घटना चक्र में पढ़ते हैं वो लूसेंट में भी रहता है। 10 से 15% जो नई चीजें लूसेंट में मिलती हैं, जो घटना चक्र में नहीं हुई है। जब लूसेंट घटना चक्र पढ़ने के बाद लूसेंट उठाओगे, तब आप क्या करोगे, 1857 हमने पढ़ लिया, अब 1857 को लगे हाथ लूसेंट खोल करके पलट लो भैया फटाफट, और उसको एक सरसरी निगाह से देखते देखते चले जाओ। जहां पे नई चीज दिखे दिमाग क्लिक करेगा, दिमाग यहाँ पे बेल बजा देगा, अलार्म बजा देगा कि हाँ 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 ये तो कुछ नया है, इसे मैंने घटना चक्रवाल होकर नहीं पढ़ा है। बस उसी को हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर न हो तो पेन से अंडरलाइन कर लो, और हाईलाइटर हो पीला रंग का बढ़िया से ले आओ, और वहीं पे इसको ऐसे हाईलाइट कर लो, है ना। नहीं हाईलाइटर है पेन से कर लो, और वो भी नहीं है तो भैया एक काम करो, ऐसे धीरे से स्टार बना लो। कितना सेकंड लग जाएगा, ऐसे पहले राउंड में तो एक बार थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आप पढ़ते चले जाओगे और उसके बाद जो नई चीज़ मिले वहाँ पे कर लोगे, है ना। फिर दूसरी राउंड जब लूसेंट उठाओगे तो आप उस चीज़ को देखो ही मत जो ऑलरेडी आप 85% घटना चक्र में पढ़ रहे हो। केवल वही 10-15%, 20% जो नया दिख रहा है, उसी चीज़ को हमको दूसरे राउंड में देखना है। तो फटाफट लूसेंट खत्म हो जाएगा। नहीं लूसेंट पढ़ने में नींद आ जाती है, 2 पन्ने में 2 घंटे 3 घंटे चला जाता है, नींद आने लगती है। ठीक है, तो हमें इस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, और जो है धीरे धीरे नई चीज़ों को देखना है। जैसे अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ, उस समय मेजर स्ट्रिंजन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक गया। अब ये हमने घटना चक्र में नहीं पढ़ा, नई चीज़ मिल गई, हो सकता है अगली बार ये प्रश्न पूछ ही दे, तो इसे हम हाईलाइट करके, पील आयोग वगैरह तो बहुत बार आया हुआ है, कोई बात नहीं, ये नई चीज़ मिला है वो हमने जो है क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। एक नई प्रश्न ये देख लो भैया, लगे हाथ, आओ इधर आओ जरा। 10 मई 1857 को के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जिसका नाम है 20 NI, लो भैया अभी मंगल पांडे के बारे में पूछा था, किससे संबंधित थे, 34वीं क्या लिखा था ऊपर, इसमें भी दिया है, कहाँ गया, मंगल पांडे किससे संबंधित थे, कुछ 34वीं करके था, है ना। अब देखो पैदल टुकड़ी के बारे में नहीं पता था, ये देखो नया चीज़ मिल गया। हो सकता है अगली बार प्रश्न बन जाए कि मेरठ की पैदल टुकड़ी का क्या नाम था। 20 विकल्प 4 दे दे, 30 NI, 20 NI, 25 NI, 50 NI, तो हमें पता रहेगा, खट से हम मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कितना पेज हुआ, बहुत ज़्यादा, 1 से 1.5 पेज में दे दिया है। लगे हाथ पढ़ लेंगे तो बोझ भी कम नहीं होगा, और जल्दी से किताबें ख़त्म भी हो जाएंगे। यहाँ देखो 1857 के महान केंद्र, जो महान क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, केंद्र का नाम लिख दिया है, इसके जो नायक थे यानी जो यहाँ पे नेतृत्व किया था उसका नाम लिख दिया,
यहाँ पे भैया डेट दे दिया विद्रोह कब हुआ था, और ब्रिटिश विद्रोह को दबाने वाला जो नायक था, आप चाहे खलनायक मानो चाहे जो, वहाँ तो नायक माना जाएगा, कौन कहाँ पे मारा गया वो भी दे दिया, विद्रोह कब दबा उसका तिथि दे दिया। एक बार मेहनत से पढ़ लिए, सब कुछ इकट्ठे एक जगह मिल गया है, कोई भी चीजें पूछे तो हम कर लेंगे। जैसे फतेहपुर नया मिल गया, घटना चक्र में नहीं मिला था, ये नहीं आया था भैया। तुमने देख लिया दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद सब पूछा है, फतेहपुर नहीं पूछा है आज तक प्रश्न। नया लुसेंट मिल गया, किसने नेतृत्व किया था 1857 विद्रोह का? अजीमुल्ला ने किया था जी, है ना। नया प्रश्न मिल गया कि नहीं मिल गया? यही 10% पर 15% अलग है, बाकी तो सब मिल ही रहा है किसी न किसी बहाने। लो भैया, बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। अब सोचो, पूछ देगा एक क्वेश्चन, बेगम हजरत महल आपके दिमाग में है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने? पता नहीं यार, वो शहीद हो गई थी कि नहीं हुई थी, क्या हुआ था कुछ पता ही नहीं है। यहाँ हमने पढ़ लिया कि चलो जन्म हुआ था 1820 में, मृत्यु कहाँ हुआ? नेपाल में। नहीं तो क्या करोगे? अच्छा, विद्रोह कर रही थी 1857 में, लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी, लगता है घायल वायल हो गई होंगी, और यार लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 को, वहीं मर गई होंगी, और कहाँ होंगी? वहीं पे देखते हैं जो है सब गए हैं घूमने, कब्रगाह वगैरह और ये सब चीज़ें बना हुआ है। तो तुक्का मार के आओगे तो गलत हो जाओगे। यहाँ हमने पढ़ लिया, एक बार दिमाग बैठा लिया, नहीं यार, बेगम हजरत महल की मृत्यु जो है नेपाल काठमांडू में या कहाँ हुई थी? उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद में। अब तुक्का मत लगाओ कि बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह की थी, वहीं पे रहती थी, वहीं पे मर गई होगी, ये सब अंदाजा मत लगाइए। पढ़ लीजिए कि नेपाल में इनकी मृत्यु भी हुई और काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल को दफनाया गया। बहुत बड़ी हस्ती है, नायिका है हमारे देश की बेगम हजरत महल। इनको नहीं तैयार रखोगे याद तो किसको करोगे? कितना बड़ा योगदान है इनको। यहाँ से नई चीज मिल गया हमको, एकदम जो है प्रश्न आएगा, हम चल के करके आएंगे। ऐसे ही 10 से 15% जो नई चीज़ है उसको हमें हाईलाइट कर लेना है, स्टार बना लेना है या अंडरलाइन कर लेना है, दूसरे राउंड में बेहद ही आसान हो जाएगा। रही बात है अब नहीं पढ़ पा रहे हो, ये कर रहे हो, तो भैया 10 महीने से मैं स्ट्रेटजी बता रहा था, कहाँ थे, क्यों नहीं पढ़े? नए जो 10% जुड़े हैं उनको छोड़ दो, उनकी गलती नहीं है भाई, वो लेट आए हैं, हमसे जुड़े हैं तो क्या बताऊँ मैं उनको। लेकिन जो पुराने लोग थे क्यों नहीं पढ़े भैया? 8 महीने पहले या तो आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं था, तो बड़े बड़े लोगों को विश्वास करिए भाई, हम कौन सी जबरदस्ती कर रहे हैं। मत करिए विश्वास, आएंगे तो यहीं, अंत में आना यही है। हो सकता है आप 2-4 साल खराब करने के बाद आएंगे लौट करके। वो कहते हैं ना, लौट के घर तो आना ही होता है। तो आप आओगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कोई बताता उतारता नहीं, बहुत से लोगों को सिखा दिया है। बहुत से लोग परेशान हैं मेरे से, क्यों सारा चीज़ बता दे रहा है। तो मैंने तो भैया कसम खा लिया है कि नहीं, गाइडेंस में धोखा, सरस्वती माँ का व्यापार नहीं। हाँ, पैसा कमाओ, गुरु दक्षिणा लो, हम भी बैच चला रहे हैं, फीस ले रहे हैं, गर्व से कहते हैं, क्यों फ्री में हम अपना समय बर्बाद करेंगे 12-14 घंटा यार। हमको भी तो जीने खाने के लिए चाहिए, कुत्ते बिल्ली को भी खाने पीने के लिए चाहिए होता है, भिखारी को भी खाने के लिए चाहिए होता है, पैसा की ज़रूरत भिखारी को भी है। मुकेश अंबानी का भी पेट नहीं भर रहा है, गौतम अडानी का भी नहीं पेट जो है भर रहा है, सब पर से पैसे के लिए परेशान है, निश्चित चाहिए। लेकिन एक होता है शोषण करके गलत तरीके से, तो वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, हम आपको समय देंगे, या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी यूट्यूब वाला है, यदि आपके लिए मेहनत कर रहा है 10-12 घंटे, निश्चित रूप से आपके लिए पूरा समय दे रहा है, तो खाना वो खाने जो है पत्थर ईटा नहीं जाएगा, उसको पैसे की ज़रूरत होगी गुरु दक्षिणा के रूप में। आप अगर वो कुछ ले रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं अत्य कर देते हैं, शोषण करते हैं, नहीं, वो गलत है। उचित तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है। तो ऐसे में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी करा हूँ, और मुझे गंभीर प्रतियोगी छात्र भी तो चाहिए। मैं पता लगा बोल रहा हूँ, गला सूख जा रहा है, और किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे पता होना चाहिए कि 200, 500, 600, 1000, 2000 हमारे पास सीरियस कैंडिडेट हैं, हमने फीस रख दिया, उनके लिए हमने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया। लो भैया, 14-15 घंटे काम करता हूँ बैच के लिए,
क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट आएगा और इस चैनल का नाम जो है बुलंदियों पे होगा, ये निश्चित रूप से। और हो चाहे ना हो, आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, वही मुझे कृतार्थ कर देगा। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरा मेहनत सार्थक गया है और किसी का भविष्य मेरे कुछ योगदान के कारण 10% ही सही सफल हुआ, उस चीज़ की बड़ी खुशी होगी। अब बात करते हैं कि भाई नोट्स की। नोट्स छोड़ दो, हर टॉपिक का सीधा प्रश्न कोश पे आओ, उसको पढ़ लो और एक बार घूम करके आ जाओ, नोट्स को देख लो। ये कुछ ऐसा तो नहीं छूटा है नोट्स में, कुछ नया तो नहीं है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से दिखाता हूँ, जैसे बौद्ध धर्म, चलो नोट्स छोड़ दिया, ये थोड़ा सा, हालांकि ये आसान है, आपको प्रश्न के माध्यम से मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो बौद्ध संगीतियाँ हैं, एक जगह अच्छे से इकट्ठा दे दिया है, एक बार देख लो कौन अध्यक्ष था, शासक कौन था, कहाँ हुआ था, क्या था। चलो ये सारा प्रश्न भी घूम फिर करके मिल जाता है। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे चीज़ भी मिल सकते हैं जो नए टाइप के हो, वहाँ न हो, तो यहाँ से कुछ चीज़ें देख लो। जैसे मैं उदाहरण भी अभी दिखाऊंगा, थोड़ा चिंता कम करो और बैठ करके देखो। समय मैं ज़्यादा लेता हूँ लेकिन समझाता भी हूँ अच्छे से। क्या 10 मिनट का वीडियो बना करके मैं अपना व्यू करा लूँ, आप भी खुश कि सर ने छोटा वीडियो बना दिया, बड़ा मज़ा आ गया। क्या सिखा दूंगा 10 मिनट में भाई, कौन सी जादू छड़ी छुआ दूंगा मैं आपको। तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है, घोट घोट के समझाता हूँ, है ना। पता नहीं क्यों, मैं तो चाहता हूँ छोटा बने, नहीं बन पाता है। अब देखो, प्रथम जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव के बारे में, अजीत के बारे में, संभवनाथ के बारे में, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमीनाथ, नमीनाथ, मल्लीनाथ, सबके बारे में पूछ दिया है। हो सकता है क्या, कई आप नाम देखोगे, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, हो सकता है इनके बारे में कुछ खास प्रश्न ना आया हो, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। बाकी तो सब प्रश्न के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न आया है, मैंने क्वेश्चन 5 डाला भी है, कभी फोटो वोटो खींच के लगाए होंगे कहीं, है ना। अब एक उदाहरण देख लो, ये भी है वैदिक सभ्यता के समय का, भाग दूध या भाग दूत, मैं लिख देता हूँ, भाग दूत भी आ जाए, थोड़ा बहुत नाम रहे, ध लग जाए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। भाग दूध लिखा हुआ है, दूध, दूध छोटा उपमात्रा है, या लिख दे, रुकिए, भाग दूध लिख दे, कोई बात नहीं, चाहे भाग दूध लिख दे। ये प्रश्न क्यों बता रहा हूं, इससे संबंधित प्रश्न नहीं आया है, लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन 26 लिखा हूँ। डायरेक्ट इस बॉक्स को अगर थोड़ा ध्यान रखते हैं तो कर जमा करने वाला अधिकारी होता है। ये प्रश्न कहाँ आया है, PCS 24 या RO में, ऐसे ही कहीं आया है, मैंने प्रूफ दिया है। ऐसे ही कुछ चीज़ें, नई चीज़ें मिल जाती है, जहाँ जहाँ बॉक्स देखो कुछ देखो, और जब आप सारा व्याख्या और प्रश्न पढ़ के आओगे पलट के ना इसमें, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे विक्रांत यादव जी हैं, ये सब जुड़े हुए हैं हमारे से, तो बहुत सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। जैसे इन्होंने देखिए ये कहा है, सर जब से आपके बैच को ज्वाइन किया है तब से यह पता चला है कि घटनाचक्र, पूर्वावलोकन और लुसेंट अपने में ही, अपने आप में ही ज्ञान का भंडार है, अगर उसे गहराई से पढ़ा जाए तो। इसको आत्मसात कर पाना कोई आसान काम नहीं है, स्रोत बहुत सीमित होना चाहिए और बारंबार इसको रिवीजन करना अनिवार्य सत्य है। इसी चीज को आपको समझ जाना है। जिस दिन समझ पाए, घोल के पी डाले, उस दिन आपका जीवन सफल, प्री रुकना बंद। अब इसमें कितना वक्त लगेगा, आपने इससे पहले कितने राउंड पढ़ा है, कितने बारीक नज़र से पढ़ा है, कितनी अच्छे से चीज़ों को कोरिलेट करना जानते हैं, कैसे चीज़ों को जोड़ना और कनेक्ट करना जानते हैं, ये सब आपको पता है। मैं तो सारी चीज़ बता रहा हूँ। 8-9 महीने, 1.5 साल हुआ चैनल बनाए, 8 महीने पहले से शुरू कर दिया बताना स्ट्रेटजी, है ना। तो आप इसको जितना अच्छे से समझ पाओ बेहतर तरीके से, और बार बार पढ़ लो, ये सफलता आपका क्लियर कर देगा। प्री नहीं रुकने वाला है, इतना मजबूत है। और सच बात है, आत्मसात कर पाना आसान काम नहीं है, अन्यथा 125 क्वेश्चन वहीं से तो दिए हैं फोटो खींच खींच करके, कोई मैंने कहीं से और थोड़ी दिया है, फोटो दिया है, सब कुछ दिया है, डिस्कशन किया है, वहीं से दिया है। मैं तो कहता हूँ 125 करना ही नहीं है, 150 प्रश्न आता है, 125 या 120 का मैं प्रूफ दे रहा हूँ, इतना कोई कर थोड़ी पाएगा दिखाना। मैं बार बार बोलता हूँ, चलो 90 करो, 95 करो, 100 करो। अरे प्री होने से मतलब है, PCS में तो प्री ही होने से मतलब है। RO में क्या है, GS जितना अच्छा रहेगा मेंस में उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पढ़िए। हिंदी किताब की बात है, अब जैसे कोई कमेंट करे फलाना से 59 आया है, फलाना से 60 आया है, आया होगा भाई,
मुझे कोई समस्या थोड़ी है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ। आया होगा, बस इतना कहूँगा, प्रूफ दिखा देना, मुंह से मत बोलो, प्रूफ दिखाओ तब मानूंगा। और ये इकलौती किताब है जो 57 प्रश्न दी है, कौन से, निरस्त आर ओ पिछला 23 वाला है जो 11 फरवरी को हुआ था, 57 का दिया हूँ। उसका वीडियो बहुत पहले डाल दिया हूँ, जाके आदमी देख सकता है आग से। उसके बाद जो आने वाला आर ओ है वहाँ से भी मैं डरते डरते भी कितना भी कम अगर दावा कर रहा हूँ तो 55 प्लस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 55 प्लस प्रश्न रहेगा। आत्मसात कर लीजिए अच्छे से, 3-3 4-4 बार पढ़ करके, एकदम नंबर 1 का होगा। नहीं होगा तो लौट के घर आओगे तो फिर मैं बैठ के प्रूफ दिखाऊंगा ना, काहे चिंता कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा और आपको बहुत कुछ, आपके सवालों का बहुत कुछ जवाब मिल गया होगा। और मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करके समझाने का प्रयास किया हूँ। और समझिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बनिए, हाँ बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बेहतरीन अधिकारी बनिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय